मिशन 80 के तहत मॉडल पेपर 2 30 जून की परीक्षा की तैयारी हेतु मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस मॉडल पेपर की खासियत है इसमें एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ नहीं है और सारे क्वेश्चन लगभग हमने इंपॉर्टेंट लेने की कोशिश की है। जो आपको पहले मॉडल पेपर में या उससे पहले की वीडियो हमने पढ़ाया है उनके अतिरिक्त सवाल लेने की कोशिश की है। तो पहला सवाल है 69 का स्क्वायर आनुरूपेण विधि से करना है। तो हम आनुरूपेण विधि से जब वर्क करते हैं तो हम 3 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3। पहले का वर्क करते हैं यानी कि 6 का वर्क करते हैं, अंतिम में अंतिम का वर्क करते हैं यानी कि 9 का वर्क करते हैं और बीच में दोनों को गुणा करते हैं और उनका दुगुना करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि गुणा करके और दुगुना करेंगे। अब हमारे पास 3 कॉलम बन जाएंगे। यहां 6 छिंगड़े 36 हो जाएगा, यहां 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 छिकी 108 हो जाएगा। तो हर कॉलम में 1 अंक होता है। ये 10 उधर जाके जोड़ना है इसलिए हमने 10 को थोड़ा नीचे लिखा है। 108 को लिखने का तरीका है और 9 निम 81, इसका भी 8 थोड़ा नीचे हो जाएगा। और अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए हम लिखेंगे बराबर 36 में 10 जाके जुड़ जाएंगे तो 46, 8 में 8 जाके जुड़ जाएंगे तो 16, इस 8 में ये 8 आके जुड़ गया तो 16 और 1 अकेला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 46 और 1 उधर जाके 47, फिर 6 और फिर 1 और यही हमारा आंसर है। दूसरा है परावर्ते से हल करो। जब हम परावर्ते से हल करते हैं तो हम इनके ABC लिखते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो लिखेंगे A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर -3 और D बराबर -4। फिर परावर्ते से सूत्र है X बराबर CD माइनस AB बटा A प्लस B माइनस C माइनस D। आपको फॉर्मूला याद करना है, इसमें मान रख देंगे। तो यहां हम C का मान रखेंगे -3, D का मान रखेंगे -4, फिर सूत्र वाला माइनस ये A का मान 1 और B का मान 2 बटा A का मान 1, B का मान 2, C का मान -3 और D का मान -4। एक माइनस ये लगाना भूल गए तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ऊपर तो 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 भी माइनस का 4 भी माइनस का, तो गुणा में प्लस हो जाता है 12 माइनस 2 एकम 2 बटा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस, क्योंकि 2 माइनस मिलके प्लस हो गया 3 और ये भी 3 था और इस 3 को इधर लिख लेते हैं और प्लस 4 क्योंकि यहां भी 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर 10 और नीचे 3 और 3 6 और 4 10, 10 से 10 कट के 1। अब देखिए गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमें तीसरे सवाल में। तो हम 210 के गुणनखंड कर लेंगे, लिखेंगे 210, 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 7 35, 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 55 के गुणनखंड कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 का भाग देंगे 11, 11 का भाग देंगे 1, लिखेंगे इसलिए 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 55 बराबर 5 गुणा 11। तो हम देख रहे हैं इसलिए महत्तम समापवर्तक किस किस का, 210 का और 55 का बराबर दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 5 साझे का है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए 5 महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। चौथा सवाल देखिए, कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। हम यहां पर लिखेंगे कोस थीटा बराबर कोस 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। ये 2 है क्योंकि यहां फॉर्मूला लग जाएगा कि भाई साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो हमारा यहां थीटा की जगह 2 थीटा है बस।
भाई तो ये सूत्र है, आपको बताया हुआ है, ये सूत्र लगा दिया। अब दोनों तरफ से कोस हट जाएगा और थीटा बराबर आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। ये 2 थीटा इधर आ जाएगा तो थीटा जमा इधर आके, क्योंकि उधर माइनस का प्लस का, थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 90 इंप्लाइज 3 थीटा बराबर 90 इंप्लाइज थीटा बराबर 90/3 बराबर 30 डिग्री आंसर। पांचवा सवाल हमारा है टेबल से मान रख दो और हल कर लो। तो 2 sec 60 का मान भी 2 sec स्क्वायर है इसलिए 2 घात लग जाएगी, माइनस कोसेक 90 का मान 1। तो देखिए ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 7 आंसर। उस त्रिभुज का नाम लिखिए जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र संपाती हो वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। 10वीं प्रश्नावली की हैसियत से सवाल है और वहां आपने इस प्रश्नावली में खूब पढ़ा है। 7वां सवाल है कि 2 त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं, एक की भुजा दे रखी है तो दूसरे की एक भुजा पूछी है। तो इसमें प्रमेय लग जाएगी कि अगर 2 त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। अगर त्रिभुज एबीसी समरूप हो त्रिभुज डीईएफ के, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग होता है या वर्गों का अनुपात होता है, एक ही बात है। तो देखिए ईएफ हमें मालूम है और बीसी हमें मालूम करनी है। तो ईएफ कहाँ है? यहाँ है। बीसी कहाँ है? यहाँ। यानी कि त्रिभुज के दूसरे और तीसरे बिंदुओं से बनी भुजा का हम वर्ग कर देंगे बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 64 और उसका कितना दिया है? 121। बीसी हमें ज्ञात करना है इसलिए बीसी स्क्वायर ऐसा कैसा, और डी ईएफ का मान दिया हुआ है 15.4 तो 15.4 का स्क्वायर। आप देखिए हमें बीसी चाहिए इसलिए हम बीसी का स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, इधर वर्गमूल निकल जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11, बीसी स्क्वायर का वर्गमूल बीसी, 15.4 के स्क्वायर का वर्गमूल 15.4, यानी हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दिया। अब हमें बीसी चाहिए इसलिए 15.4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 8/11, 15.4 इधर भाग था तो उधर जाके क्या हो गया? गुणा। तो यहाँ क्या रह गया? बीसी। काट दो इसको, 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 8 112 हो जाएगा। तो बीसी का मान कितना हो जाएगा? 112 और 1 छोड़ के दशमलव आंसर, यानी 11.2 सेंटीमीटर। अगला सवाल है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम लिखेंगे सिक्के की 3 उछाल में कुल घटनाएं, और कुल घटनाओं को हम n से लिखते हैं। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3, क्योंकि एक बार उछालने पर जो घटना बनती है उस पर उतनी ही पावर लगा दी जाती है जितनी बार उछाला जाता है। क्योंकि इसको 3 बार उछाला गया इसलिए 3 बार। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई? 8। अनुकूल घटनाएं क्या कह रहा है? एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल घटनाओं को m से लिखते हैं। एकांतरतः चित या पट का मतलब HTH, एक बार चित फिर पट फिर चित, या THT। तो कुल कितनी हो गई? ये 2 लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता एकांतरतः चित या पट। और हम प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे m/n। तो देखो m का मान 2, n का मान 8, काट के 1/4 आंसर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये अभी तक पूछा नहीं गया, सड़क सुरक्षा की हैसियत से क्वेश्चन है। बुक में पीछे टेबल बनी हुई है, तो अगर आएगा इसके आने की संभावना ऐसे ही है जैसे मैंने बना दिया। तो इस सवाल को जब हम पढ़ेंगे, पूरे सवाल को आप पढ़ लेना, वीडियो रोक के पढ़ लेना, तो निष्कर्ष ये निकलेगा इस टेबल से कि 18 में 9 का भाग देने से 9 आ रहा है, तो फिर 54 में 18 का भाग देने से 3 आ जाएगा। तो रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 3 सेकंड। बाकी आप वीडियो को पूरा रोक करके और पूरे सवाल को पढ़ना, तो सवाल में यही निष्कर्ष निकलेगा इस सवाल में कि
18 में 9 का भाग देने से 2 आया, अतः 54 में 18 का भाग देने से 18 3 54 हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना, 1 नंबर का सवाल है। अगला सवाल है, क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। और फिर आगे हम कारण भी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर वाहन की गति अधिक होगी तो रुकने की दूरी भी अधिक होगी। उसके बाद में यह परावर्ते से भाग करना है। हमने पिछली वीडियो में ध्वजांक से भाग लिया था, इस बार परावर्ते से ले लिया। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार भाग का सवाल 2 नंबर का आ सकता है। तो जब हम भाग करते हैं तो सबसे पहले हम आधार लेते हैं। तो देखो 131 100 के नजदीक, इसलिए आधार हो जाएगा 100। फिर हम विचलन लिखते हैं और विचलन हमारा आ जाएगा 131 में से 100 घटा देंगे तो 31। फिर हम इस विचलन के अंकों को परावर्तित करते तो लिखेंगे परावर्तित अंक। तो इनके निशान बदल देते हैं, यानी 3 पे भी बार लगा देंगे, 1 पे भी बार लगा देंगे और उसके बाद हम भाग का खाना खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमने जब भाग का खाना खींचा तो जितने आधार में 0 होती उतने अंक हम भाज्य के बाहर रखते हैं। ये भाज्य के 85 2 अंक बाहर रख दिए, अंदर कितने हो गए? 133। हम ऊपर जिसका भाग देना होता है वो लिखते हैं, नीचे उसका विचलन लिखते हैं और विचलन के नीचे उसके परावर्तित अंक लिखते हैं। और परावर्तित अंक क्या? 3 की बार और 1 की बार। हमारा इस सवाल को हल करने में इसका कोई रोल नहीं है। हम सबसे पहले जब भाग शुरू करते हैं तो 1 को, जो भी यहां अंक होता है उसको सीधा योग के स्थान पे लिखते हैं। यहां हमारा भाग आएगा उत्तर और यहां से इसफल आएगा। और अब इस 1 को बार 3 से गुणा करेंगे तो बार 3। देखिए जब हमने 1 को योग के स्थान पे लिखा है, योग करते हैं तो अगले के नीचे गुणा करके लिखना, 1 के नीचे नहीं लिखना, अगले के नीचे। और 1 को 1 की बार से गुणा करेंगे तो बार 1 आएगा। अब सिर्फ इनको जोड़ते हैं, इनको नहीं जोड़ना, सिर्फ इनको जोड़ते हैं। तो जब 3 में बार 3 जोड़ेंगे तो 0, क्योंकि वो 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, 0 आएगा। इस 0 को फिर बार 3 से गुणा करेंगे तो 0 पे बार नहीं लगानी, क्योंकि 0 ऋणात्मक नहीं होता है। 0 को बार 1 से गुणा करेंगे तो फिर 0। अब इनका जोड़ने की बारी है, तो 3 में से 1 गया तो 2। इस 2 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो बार 6 और 1 से गुणा करेंगे तो बार 2। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, तो 5 में से 2 गए तो 3, 8 में से 6 गए तो 2 लिखेंगे। इसलिए भागफल बराबर 102 और शेषफल बराबर 23 और यही हमारा आंसर है।